तो बीम डिफ्लेक्शन के सवाल सॉल्व करने के लिए हमें मैक्सवेल फंक्शन यूज़ करना पड़ता है, और जिसका फॉर्मूला ये होता है। तो इस फॉर्मूले के अंदर जो मूवमेंट की इक्वेशन आती है वो एक सिंगल इक्वेशन होती है। तो सिंगल इक्वेशन का मतलब हमें एक सेक्शन लेना पड़ेगा। जैसे हमारे पास एक बीम है तो हमें इसका एक ही सेक्शन लेना पड़ेगा ताकि हम एक इक्वेशन बना पाएँ। कि हमने बेंडिंग के सवाल के अंदर ये चीज़ नोट की थी, अगर हम जितने भी सेक्शन काटते हैं तो हर सेक्शन के लिए मूवमेंट की इक्वेशन अलग आती है। तो मूवमेंट की इक्वेशन अलग आएगी, तो पर हमें तो एक इक्वेशन चाहिए, तो उसको हम किस तरह डील करते हैं। तो हम सिर्फ एक सेक्शन काटते हैं, एक सेक्शन काटने से एक ही इक्वेशन आएगी जो कि पूरी बीम के लिए होगी। बट हम ये बात जानते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे डिफरेंट सेक्शंस होंगे और डिफरेंट सेक्शन को इंक्लूड करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर जगह लोड की नेचर अलग अलग होती है और अलॉन्ग दी लेंथ हमने बेंडिंग और शेयर मूवमेंट डायग्राम से पढ़ा था, वो चेंज होती रहती है। तो एक सेक्शन काटने से हमें बस पूरी बीम की इक्वेशन नहीं आ सकती, बट हमें चाहिए। तो उसके लिए हम कुछ मॉडिफिकेशंस करते हैं, और वो हम लोग किस तरह करते हैं वो देखते हैं। अच्छा, लोड की डिस्ट्रीब्यूशन को चेंज करने से पहले एक बाउंड्री कंडीशंस के लिए बात कर लेते हैं। बाउंड्री कंडीशंस जो होती हैं उनका मतलब ये होता है कि जहाँ पे सपोर्ट पॉइंट है, मतलब जहाँ पे रिएक्शन जनरेट हो रहे हैं, तो सबसे पहले तो हमें एक चीज़ बनानी पड़ेगी रेफरेंस पॉइंट, कि हम लोग रेफरेंस पॉइंट क्या ले रहे हैं बीम का। तो हमेशा याद रखिएगा रेफरेंस पॉइंट लेफ़्ट से लीजिएगा। अगर बीम इस तरह भी आ गई ना आपके पास और ये पूरी है, तो फिर भी आप रेफरेंस पॉइंट लेफ़्ट पे लीजिएगा, जब लेफ़्ट टू राइट जाइएगा। सबसे पहले तो रेफरेंस पॉइंट ले लिया। सेकंड चीज़ ये होती है कि रिएक्शन सपोर्ट्स पे x इक्वल टू 0 होगा। जैसे अगर मैं यहाँ की बात कर लूँ, a है और ये b है, ये a है और ये b है, तो रिएक्शन सपोर्ट पे x इक्वल टू 0 पे y भी 0 होता है एंड मूवमेंट भी 0 होता है। y क्या होती है, डिफ्लेक्शन होती है। तो x इक्वल टू 0 पे y भी 0 होगा और मूवमेंट भी 0 जनरेट हो रहा होगा। इसी तरह b पे भी ये होगा। b पे कौन सी, आप इसको ले लें 9, तो x इक्वल टू 9 पे y भी 0 होगा और मूवमेंट भी 0 होगा, क्योंकि यहाँ तो सपोर्ट लगे ना, यहाँ तो डिफ्लेक्शन आ ही नहीं सकती। मतलब बीम जो है ये सपोर्ट को तोड़ते हुए नीचे तो रिफ्लेक्ट करेगी नहीं, हम इसको रिजेक्ट कंसीडर करते हैं सपोर्ट को। तो सपोर्ट पे डिफ्लेक्शन 0 होती है और मूवमेंट भी 0 जनरेट हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे तो मूवमेंट अकर ही नहीं होगी। तो x इक्वल टू 0 पे एंड x इक्वल टू 9 पे, क्योंकि जो उसकी लेंथ थी, तो इन दोनों सपोर्ट्स पे जो भी x की वैल्यू आएगी उस पर y और मूवमेंट दोनों 0 होंगे। ठीक, ये बाउंड्री कंडीशन खिलाती है। अच्छा, लाजमी नहीं कि एंड पे हो। जैसे इसमें देखें, यहाँ पे सपोर्ट नहीं है, सपोर्ट यहाँ पे, और अगर मैं इसकी लेंथ ले लूँ 10 और यहाँ पे ले लूँ 10, तो मतलब 20 लेंथ है ना टोटल, और यहाँ से हम लोग x देख रहे हैं इसका, तो x इक्वल टू 0 पे y भी 0 होगा और मूवमेंट भी 0 होगा। ऑल्सो यहाँ पे x इक्वल टू 10 पे y भी 0 होगा और मूवमेंट भी 0 होगा। मतलब अब पूरी डिफ्लेक्शन बीम की लेंथ को नहीं देखेंगे हम, जैसे यहाँ तो पूरी बीम की लेंथ को देख रहे थे, और इसलिए देख रहे थे यहाँ पे सपोर्ट थी। अब सपोर्ट यहाँ पे आ गई, यहाँ पे सपोर्ट नहीं है, तो जहाँ सपोर्ट होती है सिर्फ वहीं पे y और मूवमेंट दोनों 0 होते हैं, और जहाँ पे वो होते हैं उसकी x की वैल्यू नोट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे 0 पे था a, तो x इक्वल टू 0 पे दोनों 0 थे, पर यहाँ पे टोटल लेंथ पे नहीं था, बीच में आ गया था। कितने पे आ गया था, 10 पे, तो 10 पे भी y 0 होगा, m 0 होगा, और y इक्वल टू 20 पे y की कोई ना कोई वैल्यू होगी और m की भी कोई ना कोई वैल्यू होगी। तो इस तरह हम लोग बीम डिफ्लेक्शन के लिए बाउंड्री कंडीशन को सेटअप करते हैं। लेफ़्ट टू राइट रेफरेंस लेना है। अगर इस तरह की भी इक्वेशन आ गई तो ये नहीं कि यहाँ से हमने रेफरेंस पॉइंट ले लिया, रेफरेंस पॉइंट आप लेफ़्ट का लीजिएगा, वो ज़्यादा आसान रहेगा। तो हमें ये पता चल गया कि बाउंड्री कंडीशन क्या होती हैं, और मूवमेंट की इक्वेशन एक बनेगी, जिससे मतलब सेक्शन भी एक ही कटेगा। सही है। और अब मैक्सवेल फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, तो हमें ये चीज़ बात पता है कि बीम डिफ्लेक्शन के अंदर एक इक्वेशन नहीं होती है। जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ गिवन है, तो यहाँ पे अलग इक्वेशन होनी चाहिए थी, यहाँ से यहाँ तक अलग इक्वेशन होनी चाहिए। पर अब हम मजबूरी में एक ही सेक्शन काट रहे हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि जो यहाँ से यहाँ तक की इक्वेशन होगी वो इस इक्वेशन से वैलिड नहीं करेगी। तो इसको वैलिड बनाने के लिए हम लोग फंक्शन यूज़ करते हैं, जो कि होता है x इक्वल टू a की पावर n। सही है। n बराबर होता है 1 के फॉर पॉइंट लोड, n बराबर होता है 2 के फॉर UDL, और n बराबर होता है 3 के फॉर VDL। सही है। तो n की वैल्यू आ गई। अब इसकी कंडीशन ये होती है कि अगर x a के बराबर हो गया या x a से छोटा हो गया, तो यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट होगा बाहर, या यहाँ पे जो भी टर्म बनी होगी तो पूरी टर्म 0 हो जाती है। x की वैल्यू a से छोटी हो गई या a के बराबर हो गई, तो ये पूरी टर्म हम लोग 0 ले लेते हैं।
और वो होता ये है कि इस फंक्शन ये ज़ीरो होता है क्योंकि ये फंक्शन बता रहा होता है कि जो हमारे पास x माइनस ए आ रहा है वो इसी लेंथ के अलॉन्ग आ रहा है, क्योंकि हमने एक इक्वेशन बनानी है पर यहाँ की इक्वेशन अलग थी। तो इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के अंदर मॉडिफाई करने के लिए हमें x माइनस ए को ज़ीरो करना पड़ जाएगा अगर x की वैल्यू a से छोटी हो गई। अच्छा, ये अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा मुझे पता है, पर जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो हमें पता चल जाएगा x माइनस ए बनता किस तरह है और ये ज़ीरो किस तरह हो रहा है, x क्या है यहाँ पे, a की वैल्यू क्या है और मैं क्या बात कर रहा हूँ। बस मैंने बता दी कि एक इक्वेशन वैलिड नहीं थी पर वैलिड हो सकती है अगर हम इस इक्वेशन को इस फंक्शन की हेल्प से सिर्फ इस सेक्शन के लिए या फिर इस सेक्शन के लिए मॉडिफाई कर लें। तो ये फंक्शन हम लोग आगे जाके अब देख रहे होंगे किस तरह बनता है। तो इस तरह हम लोग मैक्रोस फंक्शन से चीज़ों को डील कर रहे होते हैं। सो फोर्थ पॉइंट इस कि मैक्रोस फंक्शन के अंदर हमें लोड को भी बदलना पड़ता है क्योंकि हम सेक्शन एक काट रहे हैं ना। तो मैं एक एक करके पॉइंट बता रहा था। पहला पॉइंट कौन सा था कि सिंगल इक्वेशन बनेगी तो सिंगल सेक्शन कटेगा। दूसरा पॉइंट कौन सा था, बाउंड्री कंडीशंस का था। तीसरा पॉइंट किसका था, हमें फंक्शंस बनाने पड़ते हैं गिवन इन्फॉर्मेशन के हिसाब से x माइनस ए, और अगर x a से छोटा हो गया, x a के बराबर हो गया तो वो हो जाएगा। अब होता ये है कि अगर VDL हमारे पास इसमें आ रहा है और VDL ख़त्म भी हो गया और फिर हम सेक्शन काटें, क्योंकि ज़ाहिर है एक इक्वेशन बनानी है तो सेक्शन सबसे एंड में कटेगा। सेक्शन हम यहाँ नहीं काट सकते, हम जो बिल्कुल सबसे एंड पॉइंट है हमें वहाँ पे काटना पड़ेगा। अगर मैं आपको बना के दिखाऊँ तो हमें बिल्कुल यहाँ पे काटना पड़ेगा, क्योंकि जो एक इक्वेशन लेना चाह रहे हैं उसका मतलब क्या है, वो पूरी बीम की होगी। बीम की होगी तो हमें सबसे लास्ट में काटना पड़ता है, जितनी भी लोड डिस्ट्रीब्यूशन में शामिल हो जाए सारी डिस्ट्रीब्यूशन में शामिल करा के सेक्शन काटा जाता है। तो अगर हम इस तरह की कोई प्रॉब्लम देखें जिसमें VDL पहले ख़त्म हो गया और सेक्शन हम बाद में काट रहे हैं, तो इसका सेक्शन किस तरह बनेगा, ये ए वाला इस तरह बन जाएगा। तो VDL तो इससे पहले ही ख़त्म हो गया है और पर यहाँ पे लोड आ रहा था। तो इससे मसला ये होता है कि हमें नॉर्मली जब बेंडिंग इक्वेशन करते हैं, जो एक्चुअल इक्वेशन बनती है बेंडिंग की, वो हमें यहाँ पे काटनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे नेचर अलग थी, यहाँ पे नेचर अलग थी। तो हम पहले यहाँ का सेक्शन लेते जो कि इस तरह बनता, और फिर हम लोग बाद में फिर इसका सेक्शन लेते जो अलग तरीके से बनता। तो वैलिड कौन सा होता है, ये वाला होता है ना पहले, क्योंकि इसकी नेचर अलग थी तो हमने इसका बना लेते। तो अब हमें इसको मतलब इसको इसकी तरह बनाने के लिए हमें डिस्ट्रीब्यूशन को चेंज करना पड़ता है। तो मैक्रोस फंक्शन का जो लास्ट पॉइंट है वो ये कहता है कि जब सेक्शन बीम के सबसे एंड में जाके ले रहे हो ना, तो VDL और UDL पॉइंट फंक्शन की इसमें कोई बात नहीं होती, पॉइंट फंक्शन जैसा है वो वैसे ही रहता है। सिर्फ VDL और UDL के लिए इस तरह हम करते हैं कि जैसे लेट सपोज VDL यहाँ पे आ गया तो हमें इसको पूरा एंड तक लेके जाना पड़ेगा, और इसकी वजह क्या होती है, इसकी वजह सिंपल ये होती है कि बीम के एंड तक लेके जाने से जो इसको लेके जाना कटेगा वो हमारा इस तरह का है। मतलब VDL जो होगा सेक्शन में इन्वॉल्व होगा और उसके इफेक्ट को ले रहे होंगे, और फिर उस इफेक्ट को हम लोग जो मैक्रोस फंक्शन से x माइनस ए वाला उससे ब्रेक करके हर सेगमेंट के लिए निकाल लेंगे। पर यहाँ पे एक और मसला आ जाता है। मसला ये आया कि जो लोड लग रहा था वो एक्चुअल लोड ये था, मतलब एक्चुअल जो था वो ये था, ये हमने ऐड कर दिया। अब ज़ाहिर है किसी इक्वेशन के अंदर हमें 2 से मल्टीप्लाई करवाना है तो डिवाइड बाय 2 भी तो करवाएंगे ताकि इक्वेशन बैलेंस रहे। तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें एक नेचर भी लगाना पड़ेगा ताकि हम एडिशनल को सेपरेट करा पाएँ। और कितना कराना पड़ेगा, जितना हम इसको ऐड कर रहे हैं। तो ऐड कितना किया था, ये चीज़ जहाँ से ऐड किया था हमने वहीं से लेंगे और उसको फिर दोबारा हम लोग सेपरेट करवा देंगे। इसकी डायरेक्शन यहाँ थी तो इसकी डायरेक्शन यहाँ पे होगी, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट होंगे तो एक्चुअल दोबारा मिल जाएगा। तो इससे होगा कि हमारा लोड एक्चुअल जितना था वही मिल रहा होगा, उसी को काउंट कर रहे होंगे। और साथ ही साथ जो एक सेक्शन काटने के लिए जो कंडीशंस बन रही थी कि पूरी VDL को या पूरे UDL को एंड तक लेके जाने होंगे, सेक्शन भी एंड तक आ रहा था, उसको सारे चीज़ों को काउंट करना था, वो भी चीज़ें पूरी हो जाएंगी। ठीक होता है। अच्छा, एक दो एग्जांपल मैं दिखा देता हूँ। ये इसको हम इक्विवेलेंट लोड किस तरह बनाते हैं। पॉइंट लोड के लिए तो मसला नहीं होता, पर अगर UDL आ जाता है यहाँ पे तो इसको हम किस तरह बनाएंगे, इसको हम बना सकते हैं इसी को दोबारा ले जाओ आगे, क्योंकि पॉइंट के एंड तक बनाना था और जितने हम लोग लेके आए थे उसको फिर हम लोग नीचे से माइनस करवा देंगे इसकी डायरेक्शन ऊपर की। तो ये दोनों कटेगा तो फिर एक्चुअल वाला दोबारा हमें मिल जाएगा। तो अकाउंट जो होगा वो एक्चुअल पे होगा और जो ऊपर हमने एडिशनल करा था उसको हम लोग नीचे ऑपोजिट डायरेक्शन में करवा के आप उसमें इसका इफेक्ट कैंसिल आउट करवा देंगे। और साथ ही साथ जो हमारा सेक्शन था लास्ट में कटने वाला, उससे हुआ ये कि लोड एंड तक अप्लाई भी हो जाएगा। तो सारी चीज़ें हमारी इसमें अकाउंट भी हो जाएगी।
अच्छा, वीडीएल और यूडीएल में जो ना एक और मसला आता है। यूडीएल तो हम सिंपली कर देते हैं। वीडीएल में एक और चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, वो तो एंड तक तो लेके जाना पड़ेगा लोड को, पर जो लोड की नेचर होगी वो मिनिमम टू मैक्सिमम होनी चाहिए। मिनिमम टू मैक्सिमम, अगर मैक्सिमम टू मिनिमम होगा ना, जैसे इस तरह हो रहा है, ये मैक्स से मिनिमम जा रहा है, तो ये गलत हो जाएगी। हम इसको इस तरह नहीं लेके जा सकते। रेफरेंस पॉइंट से लेके जो वीडियो स्टार्ट होगा मिनिमम से स्टार्ट होना चाहिए, जैसे यहाँ पे हो रहा है। तो अगर मैं इसको देखूँ, इसकी इक्विवेलेंट किस तरह बनेगी, तो इसकी इक्विवेलेंट बन ही नहीं सकती। ये बिल्कुल ही वैलिड है, मतलब इसमें हमें कोई छेड़ना ही नहीं पड़ेगा यहाँ पे। एक क्योंकि हमारी कंडीशन क्या होती है, लोड कहीं से भी स्टार्ट हो जाए उसका मसला नहीं है। वीडीएल यूडीएल स्टार्ट हो रहे हैं तो उनका मसला ये होता है कि उनको एंड तक जाना चाहिए, जो कि एंड तक आ भी रही है। और वीडीएल के लिए खास तौर पर मिनिमम टू मैक्सिमम, जो कि मिनिमम टू मैक्सिमम जा भी रही है। तो अगर इस तरह की कुछ सवाल में लोड आ जाए तो इसमें हमें कोई चीज़ हटाने की ज़रूरत ही नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट है। वे एंड तक आना चाहिए, बस कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है, वो एंड तक आ जाए और मिनिमम टू मैक्सिमम आ जाए वीडीएल के लिए। यूडीएल तो नॉर्मल कांस्टेंट रहेगा। पर यहाँ देखें, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एंड तक तो जा रहा है ये, पर यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम टू मिनिमम जा रहा है। तो इसको हमें चेंज करना पड़ेगा। इसको हमें पहले अब यूडीएल बनाना पड़ेगा, और जितना हमने सेक्शन लिया था ऊपर उसको हम बैलेंस करवाएंगे, क्योंकि एक्चुअल तो ये था ना, तो एक्चुअल ये था और हमने इसको ऐड कर दिया, क्योंकि मैक्सिमम टू मिनिमम जा नहीं सकता। तो अब ये यूडीएल बन गया और ये वीडीएल बन गया। और ये कितना वीडीएल होगा, जितना ये होगा, जितना सेक्शन हमने इसका लिया था उतना सेक्शन इसी का भी लेंगे। तो इस तरह हम लोग लेके चल रहे होते हैं। तो 2 पॉइंट याद कर लें। एक होगा लोड कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है वीडीएल और यूडीएल के लिए, और पर उसको एंड तक लेके जाना पड़ेगा। और वीडीएल के लिए एक और कंडीशन है कि वो मिनिमम टू मैक्सिमम जाएगा। अगर मैक्सिमम टू मिनिमम आ गया तो मैं इसको फिर यूडीएल के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा, और जो एक्स्ट्रा ट्रायंगल आएगा वो फिर हम नीचे ले जाएंगे इसको। सही है। अब हम लोग एक्चुअल सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि सर मुर्तज़ा के सजेस्टेड भी था, ताकि हम लोग इसको एंड में सारी चीज़ों को भी देख पाएँ और फंक्शन किस तरह बनाते हैं वो भी देख। तो यहाँ तो हम देख सकते हैं कि लोड कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है, इसका कोई मसला नहीं है। पॉइंट लोड के लिए हमें टेंशन लेनी नहीं है, और जो असल मसले करते हैं वो यूडीएल और वीडीएल करते हैं। यहाँ पे वीडीएल इस्तेमाल हो रहा है, तो सबसे पहले सेक्शन कटेगा यहाँ से, तो वीडीएल को पूरा लेके जाना पड़ेगा। जो इसको हम कर सकते हैं पूरा एक्सटेंड बीम के एंड तक। सही है, इसकी डायरेक्शन भी नीचे ही होगी। अच्छा, अब एक्चुअल लोड इतना था, तो यारी लोड को बैलेंस करने के लिए हमें इतना ही नीचे से कैंसिल आउट करवाने के लिए एक सपोर्ट लानी पड़ेगी, जिसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी। सही है। पर यहाँ पे एक चीज़ ये होगी कि ये दोनों सपोर्ट कर जाएंगे तो एक्चुअल आ जाएगा। अच्छा, ये जो है अभी प्रॉपर एक ट्रायंगल बन गया। सही है। इसको तो हम एक वीडियल, जो लॉन्ग वीडियल बन रहा है पूरा बीम के अंदर, वो तो बन जाएगा। इसमें देखें आप, वीडियल नहीं है यहाँ पे, आपको थोड़ा बहुत जीरो पे मतलब लोड स्टार्ट नहीं हो रहा, थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ है। तो उसके लिए अप्रोच ये होती है कि हम इसको इस तरह काट दें, और ये वाला जो है यूडीएल बन जाएगा छोटा वाला, और ये छोटा एक वीडियल बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर एक बड़ा वाला वीडियल बन गया, एक छोटा वाला वीडियल बन गया, और एक यूडीएल बन गया, और साथ में पॉइंट लोड भी आ गया। ठीक है। तो इस तरह जब आए ना, मतलब जीरो से स्टार्ट ना हो, थोड़ा सा ऊपर जाए, तो उसमें हम ये कर सकते हैं कि जहाँ से मतलब स्लोप स्टार्ट हो रहा है इसका, वहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दें, एक वीडियल बन जाएगा, एक यूडीएल बन जाएगा। तो ये हमारी डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगी। ये दोनों आपस में कैंसिल होंगे और ये हमारे पास एक्चुअल मिल जाएगा। अब देखते हैं इसको हम आगे किस तरह सॉल्व करते हैं। -52 जो था वो एक मुश्किल सवाल भी था, और सर मुर्तज़ा के सजेस्टेड में भी था। तो अगर हम 11 सवाल सॉल्व कर लेते हैं तो फिर बाकी के सवाल भी खुद ही सॉल्व हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो हमें रिएक्शन सपोर्ट्स निकालने पड़ेंगे। वो किस तरह लेंगे? अच्छा, यहाँ पे जो है हम लोग ए बी सी है, तो हम लोग ए पे मूवमेंट ले लेते हैं पहले। ये मैं थोड़ा जल्दी कराऊंगे तो सबको आता ही होगा। क्लॉक वाइज पॉजिटिव है। एफ बी डी बना लेते हैं पहले इसकी। एक यहाँ पे एफ ए होगा, एफ बी होगा, और ये वो 0.8 है बी डी एल, और एक यहाँ पे 1.5 ए डी सी। यहाँ से यहाँ तक अगर ऐसे डायरेक्ट यहीं से इन्फॉर्मेशन कॉपी कीजिएगा। मैं फोर्स की मैंने डायरेक्शन दिखा दी। ए के अबाउट ले रहे हैं और क्लॉकवाइज है, तो इसकी इक्वेशन जो बनेगी वो बनेगी 1.5 18 माइनस का एफ पी 9, और बी डी एल था तो इसका एरिया हो जाएगा 0.8 9 डिवाइडेड बाई 2, और बस इक्वल टू 0। नहीं, यहाँ पे आपके पास वो भी आएगा,
इसका रिजल्टेंट फोर्स आ गया और इसकी लेंथ आ गई जो होगा 9/3 और टोटल लेंथ कितनी है 9, तो 9 - 3 = 0। तो एफ बी जो आ जाएगी वो आ जाएगी 5.4 की है भाई, एफ बी आ गई। और एफ ए भी निकाल लेते हैं जो कि हो जाएगी एफ = 0 पे ये होगा एफ ए प्लस का एफ बी बराबर है 0.892 प्लस का 1.5 और एफ बी निकाल चुके हैं, तो एफ ए आ जाएगा हमारे पास -0.3 के। अच्छा, यहाँ पे पॉजिटिव रिएक्शन सपोज थी, यहाँ पे साइन नेगेटिव आ गया, तो उसका मतलब एफ ए जो है वो डाउनवर्ड एक्ट करेगा। तो रिएक्शन सपोर्ट्स निकाल ली हमने। अब हम जो है इसका इक्विवेलेंट वो निकाल लेते हैं, लोड। वो किस तरह निकलेगा वो मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूँ। तो अब जो हमारी वीडीएल की नई फॉर्म बनी हुई क्या होगी, पूरा एक्सटेंड कर देंगे ताकि सेक्शन की भी सारी जितनी भी चीज़ें अकाउंट होनी थी वो अकाउंट हो जाएँ। और हमारा जो पहले वाला वीडियो था यहाँ तक था, तो जितना वो नीचे आया हमने उसको ले लिया यहाँ पे और साइन को ऑपोजिट कर दिया। और पर वीडियो डायरेक्ट मिनिमम से स्टार्ट नहीं था, तो उसके लिए हमें पास ये अप्रोच लेनी पड़ी ताकि एक यूडीएल बन जाए और एक वीडियल बन जाए। यहाँ पे एक लोड अलग से भी था जो था 1.5 किप का। और एफ ए क्या आया था हमारे पास, एफ ए हमारे पास नेगेटिव में आया था ना, पॉजिटिव सपोज करने के बाद नेगेटिव में आंसर आया था, तो उसका मतलब हमारा जो एफ ए होगा वो यहाँ पे होगा नेगेटिव में। और यहाँ पे एफ बी भी लग रहा था, तो एफ बी एफ ए 1.5 वाला। और अब इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन आएंगी वो अलग अलग आएंगी, तो इसका मैं डब्ल्यू नाम दे देता हूँ ऊपर वाले वीडियल को, और यूडीएल को मैं के नाम दे देता हूँ, और इस वाले वीडियल को मैं ए नाम दे देता हूँ। ठीक, तो डब्ल्यू जो है वो अपर वीडियल है, के जो है हमारे पास यूडीएल है, और ए जो है हमारे पास क्या कह सकते हैं उसको, बॉटम वीडियल है। ठीक, तो इनकी डिस्ट्रीब्यूशन कितनी कितनी होंगी और वो फाइंड कर लेते हैं। पर वीडियल के लिए क्या करेंगे हम लोग, ये था 0.8, पहले वाला वीडियो लेंगे क्योंकि ज़ाहिर स्लोप तो सेम होगा दोनों का ऊपर का। तो पहला था 9 पे, तो अगर हम ट्राइंगल का स्लोप कंसीडर करें जो होता है टेंजेंट थीटा = परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हाँ, तो ये 9 हो गया। और इसका वाला ले लें तो इसका वाला क्या होगा W, और इसकी लेंथ कितनी हो गई, ये यहाँ से यहाँ तक 9 है, यहाँ से यहाँ तक 9 है, तो ये टोटल कितनी है 18 है, 18 हो गई। तो W आ जाएगा 1.6। अच्छा, तो हमने W फाइंड कर लिया। अब K और A की बारी है, सही है। यूडीएल और बॉटम वीडियल जो कि इस तरह बन रहे होंगे, ये यूडीएल बन रहा होगा फिर वीडियल बन रहा होगा, तो इनकी अलग अलग इंटेंसिटीज़ होंगी ना, तो एक नहीं होंगी, अलग अलग होंगी। हम अलग अलग लोड कंसीडर कर रहे हैं तो अलग अलग होंगी। पहले वीडियल की करते हैं, फिर जो वीडियल की आएगी उसको टोटल में से हम लोग उसको माइनस कर देंगे, सही। वीडियल का स्लोप क्या होगा, जो नीचे यूडीएल का स्लोप वही होगा जो उसका स्लोप ये था और जिसका स्लोप ये था, तीनों की स्लोप सेम होंगे, सही। तो इसका क्या बन सकता है, इसका बन सकता है A / 9, क्योंकि देखें ये 9 तक है, मैं मार्क कर देता हूँ, ये 9 है, ये 9 है, तो ये नेचुरल वीडियल 9 से 18 जा रही है, टोटल 9 लेंथ है, और A इसकी डिस्ट्रीब्यूशन है। और जो एक्चुअल वाला स्लोप था उसकी कितनी थी 0.8/9, 0.8/9, तो 9 से 9 कैंसिल, तो A की जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो भी 0.8 के बराबर होगी। तो ये स्लोप जो है सेम होंगे सब पे, वीडियल के लिए बात करूँ तो ये कितना आ गया हमारे पास 0.8। अब हमें अगर टोटल पता चल जाए तो हम इसकी इंटेंसिटी निकाल सकते हैं, और इसकी इंटेंसिटी किस तरह निकालेंगे, इसकी इंटेंसिटी 0.8 होगी। ये चीज़ हमें किस तरह पता चली, क्योंकि अगर 0.8 और 0.8 को प्लस करें तो टोटल इंटेंसिटी कितनी हो गई 1.6। और अगर हम इससे ऊपर वाली की चीज़ को कंसीडर करें, जो ऊपर वाला बन रहा था हमारा इस तरह, असल में तो ये चीज़ कैंसिल आउट हो रही थी ना, तो इसकी भी 1.6 ही बन रही थी, क्योंकि W हमने निकाल चुके थे। W क्या आया था 1.6, तो W ऊपर लग रहा था, तो अगर हम इसको ले लें तो ये 1.6 बन रहा था, तो इसको कैंसिल आउट होने के लिए भी कितना देना पड़ेगा 1.6 देना पड़ेगा, सही है। तो टोटल 1.6 थी, और वीडियल सेम स्लोप था तो हमने निकाल ली, वीडियल की 0.8 थी, तो टोटल 1.6 थी और इसकी 0.8 थी, तो हम माइनस कराएंगे कितना हो जाएगा,
UDL की भी 0.8 आ जाएगी। तो UDL जो K है उसकी भी इंटेंसिटी 0.8 है। ठीक है, तो अब हम बस इंटेंसिटीज आ गई, लोड की डिस्ट्रीब्यूशन आ गई और रिएक्शन सपोर्ट्स आ गए। अब हम लोग सेक्शन काटते हैं और मूवमेंट की इक्वेशन बनाते हैं। तो लोड तो हम सबको एंड तक लेके जा चुके थे, सबसे एंड में हम लोग सेक्शन लेंगे। ये वाला बीम के एंड में सेक्शन लिया जाता है हमेशा। तो सेक्शन लेने के बाद जो हमारा लोड बन जाएगा वो बन जाएगा, सबसे पहले तो VDL तो ऊपर वाला था वो एंड तक जा रहा था, तो वो एंड तक इस तरह चले गया। यहाँ पर सेक्शन आ गया अपना A'। अच्छा, वहाँ पे क्या आया था, ये W1.6। यहाँ पे कुछ और होगा तो यहाँ पे भी सिर्फ W लिखेंगे। यहाँ 1.6 नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ की इंटेंसिटी वो नहीं है जो वहाँ पे थी, क्योंकि हमने सेक्शन पूरी इसका नहीं लिया, थोड़ा सा जगह छोड़ देते ना तो उसका अलग बनेगा। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे पूरी नहीं थी, यहाँ पे इस तरह की थी। ठीक, यहाँ तक डिस्टेंस 9 था और टोटल लेंथ का डिस्टेंस कितना होगा, x होगा। तो यहाँ तक डिस्टेंस हम फाइंड कर लेंगे जो कि होगा x माइनस का 9। सही है। एक लोड यहाँ पे लग रहा था और एक लोड यहाँ पे लग रहा था, FB FA। सही, ये W हो गया और ये आपके पास K हो गया और ये आपके पास A हो गया। सही, इन दोनों की इंटेंसिटीज आ गई। ये x हो गया, इस दोनों का कितना हो गया, x माइनस 9। एक सेक्शन कट गया। अच्छा, अब मैं जो हूँ इसकी जो शेयर फोर्स होगी बैलेंस करने की यूँ हो सकती है। अच्छा, ये हमें पता है किस तरह चलता है, तो अब हमें अपने दिमाग से ही सोचना पड़ता है आप किस तरह ले रहे हैं, वरना माइनस का ही साइन का मसला आता है, वरना वैल्यू सेम रहती हैं। सही है, तो इसको हमने V और M लिख दिया। इनके डिस्टेंस भी हमने लिख दिए। अब हम लोग जो है पहले अब इनकी दोबारा से W, K और A की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि अब हम यहाँ देख चुके थे, हमने पहले इसके रिस्पेक्ट से इसकी फाइंड की, पर अब सेक्शन दोबारा काट दिया तो अब इसके रिस्पेक्ट से एक सेक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो W था हमारे पास 1.6 पहला वाला, K था 0.8 और A था 0.8। सही है, पर अब X के अबाउट फाइंड करेंगे इन दोनों की इंटेंसिटी। तो हम लोग अब पहले तीनों की इंटेंसिटी फाइंड कर लेते हैं। तो FR VDL अपर VDL का जो रिजल्टेंट होगा वो किसके बराबर होगा, W के मल्टीप्लाई बाय x माइनस 9 के और डिवाइड बाई 2, मतलब इसका एरिया हो गया ना ट्रायंगल का। सॉरी, ये सिर्फ x आएगा। टोटल लेंथ x W डिवाइड बाई 2। W का स्लोप सेम होगा, तो यहाँ पे W कितना है, W x है और वहाँ पे कितना था, वहाँ पे तो 1.618। तो यहाँ पे अगर जो W बनेगा वो बनेगा 4x/45 और जो FR बन जाएगा फिर इसका वो बन जाएगा 2x²/45। ये मैंने तो सॉल्व किया हुआ है पहले से, आप लोग खुद करना। और अब FR निकालते हैं VDL बॉटम का, जो कि था क्या निकलेगा इसका A/x माइनस 9 और उसका कितना था, उसका था 0.8 और 9। ज़ाहिर है ना, आप यहाँ देख सकते हैं 0.8 की इसकी इंटेंसिटी और कितना इसका टोटल डिस्टेंस था, 9 का था। तो उसी को स्लोप से हमने कंपेयर करवाया, तो यहाँ पे जो A बन गया हमारे पास, इसको वापस में सॉल्व करवाने के बाद वो बन गया 4x, देन फिर माइनस का 4/5/45 और FR क्या बन जाएगा इसका, A मल्टीप्लाई बाय टोटल लेंथ कितनी थी इसकी, x माइनस 9। यहाँ पे टोटल लेंथ आ रही होगी इसकी, ये फाइंड कर रहे हैं तो इसकी टोटल लेंथ x माइनस 9 होगी। A हमने फाइंड कर लिया है और इसको डिवाइड करवा देंगे 2 से। इसकी जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 4x माइनस का 36 x माइनस का 9 और ये बन जाएगा 90। सही, FR VDL के लिए दोनों के लिए मैंने निकाल लिया है। अब UDL के लिए भी निकाल लेते हैं। UDL के लिए क्या बनेगा,
यूडीएल के लिए अभी हम छोड़ देते हैं, यूडीएल के लिए हम डायरेक्ट चलो फाइंड कर लेते हैं। क्या बनेगा इसका, एक्स माइनस साइन एफ आर फॉर यूडीएल। एक्स माइनस साइन टोटल डिस्टेंस था और उसकी इंटेंसिटी कितनी थी, यूडीएल की तो कांस्टेंट रहती है तो वो सेम रहेगी, सही। 0.8 की इंटेंसिटी है, एक्स माइनस साइन हमारे पास ये चीज़ आ गई। अब हम लोग एफ आर आ गया तो हम लोग डायरेक्ट उसको सॉल्व करते हैं, सही है। अच्छा, चीज़ों को आसान बनाने के लिए अब मैं वीडीएल यूडीएल हटाता हूँ, उनकी जगह इसके एफ आर को रिप्लेस कर देता हूँ ताकि अब आसानी रहे और हम लोग इसको अच्छे से फाइंड कर पाएँ। तो एक एफ आर यहाँ आ गया, दैन एक एफ आर यहाँ आ गया, एक एफ आर यहाँ आ गया और एक एफ बी यहाँ पे आ गया, एक एफ ए यहाँ पे आ गया। एफ ए, एफ बी, एफ आर, सही। अब इनके डिस्टेंस वी और एम दोबारा लिख दो, वी ये था और एम ये था, सही है। अच्छा, अब इनके डिस्टेंस लिख दो। एफ आर का एफ ए के साथ टोटल कितना डिस्टेंस है, एक्स था, सही है। एफ बी के साथ कितना डिस्टेंस है इसका, एक्स माइनस साइन, और ये वाला एफ आर के साथ कितना डिस्टेंस है। अच्छा, ये था ट्राइंगल, तो ट्राइंगल का सेंटर कहाँ होता है, जो इसकी लेंथ होती है डिवाइड बाई 3, तो लेंथ कितनी है, एक्स है, एक्स डिवाइड बाई 3, एक्स डिवाइड बाई 3 हो जाएगा ना, सही है। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, एक्स डिवाइड बाई 3, सही है। अच्छा, एफ बी मैंने बता दिया, एक्स माइनस साइन था। ये वाला एफ आर कौन सा है, ये वाला एफ आर है यू डी एल का और ये वाला एफ आर है बी डी एल का, सही है। इसका डिस्टेंस यहाँ से और इसका डिस्टेंस यहाँ से, सही। तो इसका डिस्टेंस मैं यहाँ लिख देता हूँ और इसका डिस्टेंस मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो जो वी डी एल था उसका एफ आर का डिस्टेंस होगा ये वाला और इसका होगा सेंट्रॉइड एक्स माइनस 9 डिवाइडेड बाई 3, एक्स माइनस 9 डिवाइडेड बाई 3, और इसका होगा एक्स माइनस 9 डिवाइडेड बाई 2। यू डी एल का डिवाइड बाई 2, इसका 3, ठीक है ना। इसके सेंट्रॉइड्स निकाल लिए और अब हमारा डिस्टेंस आ गया। इसको दोबारा देख लेना एक दफ़ा, इसको इससे कंपेयर करके मैंने लिखा है सिर्फ वी डी एल यू डी एल हटा दिया और उसकी डिस्टेंस लिख दिया ताकि इक्वेशन बनाने में आसानी रहे, सही है। अब सबसे पहले आसान तरीका है कि एम पे स्टार्ट ना करो, सबसे पहले आप पॉइंट लोड पे आओ, पॉइंट पहले करो, फिर यू डी एल करो, फिर वी डी एल करो और फिर तीनों को आपस में मर्ज कर दो, सही है। पॉइंट के लिए पहले बनाते हैं, पॉइंट लोड कितने हैं, यहाँ पे पॉइंट लोड है एफ ए और एफ बी। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल आएगा आपके लिए कि यहाँ पे एफ ए एफ बी तो कंसीडर कर लिया, एफ सी कहाँ गया, मतलब सेक्शन तो तय है पहले काटेंगे पर एफ सी कोई ना कोई वैल्यू तो होगी, वो भी तो इम्पैक्ट करनी चाहिए। तो एफ सी का जो भी हमें चीज़ें अकाउंट करनी थी ना, हमने यहाँ पे अकाउंट कर ली। एम ए और एफ आई के अंदर एफ सी अकाउंट है, देखें क्या था 1.5 हम यहाँ अकाउंट कर चुके हैं, यहाँ अकाउंट कर चुके हैं 1.5। तो इनकी वजह से जो चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट हुई हैं तो हमने यहाँ पे अकाउंट कर लिया। जब यहाँ पे एफ सी नहीं आ रहा है पर एफ ए और एफ बी जो लिखा है उसके अंदर एफ सी इंक्लूड है पहले से। तो अभी पॉइंट लोड कितने हैं, एफ ए और एफ बी ना, तो एफ ए एफ बी के लिए पहले कितने बना लेते हैं। अब मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ, बस आप लोग को इन चीज़ों को देखते रहना है। तो मूवमेंट इज इक्वल टू एफ ए के लिए बनाते हैं, वो क्या था 0.3 फाइंड कर चुके थे हम पहले, और इसका जो फंक्शन बनेगा वो बनेगा एक्स, दायरे पूरा एक्स रहेगा और जहाँ पे सिर्फ एक्स आ जाए वहाँ पे -0 लिख दें, सही। पॉइंट फंक्शन था तो यहाँ पे 1 आ गया। एन की वैल्यू मैं बता चुका था स्टार्टिंग में, कहाँ गई, ये रहा। पॉइंट के लिए 1, वी डी एल के लिए यू डी एल के लिए 2, वी डी एल के लिए 3, सही है। तो यहाँ पे 1 आ गई, जहाँ पे कुछ भी नहीं होगा तो हम बस -0 लिख देना, और 0.3 क्या था इसका मैग्नीट्यूड था। क्लॉक वाइज से एंटी क्लॉक वाइज आप देख सकते हैं। अच्छा, क्लॉक वाइज से एंटी क्लॉक वाइज से पता चलेगा हमने एक ही दफ़ा क्वेश्चन में अजम्पशन लेनी होती है। अगर स्टार्टिंग में क्लॉक वाइज ले रही है तो पूरा क्वेश्चन क्लॉक वाइज पे सॉल्व होगा, और ये जो दे रहा है एंटी क्लॉक वाइज, यहाँ पे ये आ गई। दूसरी पॉइंट की कौन सी थी, एफ बी के लिए थी, और एफ बी के लिए क्या बननी थी हमारे पास 5.4 इसका मैग्नीट्यूड था, और इसकी डिस्टेंस कितना था, ये मैंने बनाया हुआ है एक्स माइनस 9, और पॉइंट लोड था तो यहाँ पे बना पॉइंट होता है तो उसके लिए दोनों हमने कर दिया। अब यू डी एल के लिए बनाते हैं। यू डी एल के लिए आएगा, यू डी एल का ये रहा, यू डी एल का एफ आर कितना था हमने निकाला हुआ था, ये रहा 0.8 एक्स माइनस 9। अब यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस था, ये रहा डिस्टेंस जो कि आ रहा है एक्स माइनस 9 डिवाइडेड बाई 2, तो एक्स माइनस 9 का स्क्वायर हो गया, यहाँ पे डिवाइडेड बाई 2, सही है। और ये कितना दे रहा है, पॉजिटिव दे रहा था, उनको ये क्लॉक वाइज जनरेट कर रहा है, ये रहा ना, तो ये क्लॉक वाइज जनरेट कर रहा है। यू डी एल का हो गया, अब वी डी एल का बना लेते हैं। वी डी एल 2 आएंगे तो पहले अपर का बनाते हैं,
जो कि बनेगा m, एंड फिर इसमें हमारे पास लग जाएगा इसका एफ आर कितना था ऊपर वाले का 2x² 45 इसका डिस्टेंस कितना था ऊपर वाले का x/3, तो 1/3 को ऐसे लिख दें, और जो x आ रहा था हमारे पास क्या कहते हैं इसको x में ही लिख दें। सही, अगर मैं इसको थोड़ा बहुत अच्छा यहाँ पे कौन सी साइन आएगी, ये भी एंटी क्लॉकवाइज दे रहा था जो कि नेगेटिव में आएगा। 245 मल्टीप्लाई बाई 3 क्या होगा 135, नेगेटिव का नेगेटिव का x जो था x की पावर क्या बन गई थी क्यूब ना, स्क्वायर हुई है, पर यहाँ पे कोई अलग से टर्म नहीं आ रही थी माइनस में, तो मैंने कहा जब माइनस में आया तो वहाँ पे 0 लिख दें और x क्यूब लिख दें। ये देखो अगर मैं x मैंने 0 x और क्यूब बाई क्यूब, तो x क्यूब बन ही रहा था ना ऊपर, बस इसको इस तरह लिख देना। अच्छा देखो मैं ब्रैकेट नहीं लगा रहा हूँ यहाँ पे, मैं ये वाले साइन लगा रहा हूँ, ये फंक्शन होते हैं। अब ये फंक्शन यूज़ किस तरह करेंगे हम आपको आगे बताएंगे। देखो यहाँ देखो क्यूब खुद ब खुद आ गया, हमें क्यूब लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। यहाँ पे देखें स्क्वायर खुद ब खुद आ गया। यूडीएल के लिए हमें पता है n 2 होगा, वीडीएल के लिए n 3 होगा, और ये खुद ही बन रहा है, हम लगा भी नहीं रहे। सही है, वीडीएल जो बॉटम था हमारे पास उसके लिए क्या बनेगा m = उसके पास एफ आर था 4x - 36 एंड ये था 4x - 6 और डिवाइड बाई 90। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे m = 4x - 36 x - 9 और यहाँ पे था 90, और इसका डिस्टेंस कितना था हमारे पास, इसका डिस्टेंस था हमारे पास यहाँ पे एफ आर से लिए x - 9 डिवाइडेड बाई 3। सही है, तो यहाँ पे आ गया x - 9 डिवाइडेड बाई 3। सही, जैसे देखिए यहाँ से अगर मैं 4 कॉमन लूँगा तो भी x - 9 बन जाएगा। सही, ये रहा इस तरह 4 कॉमन लें और x - 9 लिखेंगे तो ये बन जाएगा, ये रहा। तो x - 9 ये वाला ये तो 3 बन गया हमारे पास, तो m हो गया। जब 30 को 90 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो क्या आएगा आंसर, ये आ जाएगा 270। 4 हमने कॉमन लिया था बाहर, ये वाला, और यहाँ पे x - 9 एक ये वाला, 1 2 3 बन गए, तो x - 9 का क्यूब आ गया। सही, 1 2 3 4 बाहर आया, और जो नीचे 3 आया था 3 × 90 270, और पॉजिटिव आएगा क्योंकि ये क्लॉकवाइज जनरेट कर रहा था, ये रहा क्लॉकवाइज। जितनी इक्वेशंस बन गई हैं माइनस पॉजिटिव जो भी साइन आ रहा है वो लगाओ और फाइनल इक्वेशन बना लेते हैं। तो जब आप सारी इक्वेशन को आपस में प्लस कर दोगे, नेगेटिव जहाँ पे होगा वहाँ नेगेटिव लगाओगे, तो फाइनल इक्वेशन यहाँ पे बन जाएगी। बस प्लस करना हो, कुछ भी नहीं करना है। इक्वेशन कौन सी थी बीम की, ये थी। हमें अच्छा क्वेश्चन में फाइंड क्या करना था, हमें वाई फाइंड करना था अबाउट सी कैसे, क्योंकि अगर आप यहाँ देखो तो बी पे तो डिफ्लेक्शन आनी ही नहीं थी, यहाँ पे सपोर्ट का डिफ्लेक्शन सी पे आनी थी, तो सी पे डिफ्लेक्शन फाइंड करनी थी। तो वाई को 2 दफ़ा इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और एम एक्स की जो इक्वेशन आई है ऊपर उसको हम लिख देंगे। सही, तभी मैं एम एक्स की इक्वेशन यहाँ पे डालता हूँ और 2 दफ़ा इसको इंटीग्रेट करवा देता हूँ और डायरेक्ट आंसर लिखता हूँ। सही, तो इंटीग्रेशन आपको खुद करनी पड़ेगी, ये यहाँ पे पुट करना और 2 दफ़ा इंटीग्रेट करवाओगे, ये तो कांस्टेंट और बाहर जाएगा, और फाइनल इक्वेशन ये बन जाएगी। और 2 कांस्टेंट आएंगे, 2 दफ़ा इंटीग्रेट हो जाए तो एक में एक्स आएगा और एक इसके बराबर आएगा। अब वाई फाइंड करने के लिए ई वाई तो आए, सब चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं। C1 C2 फाइंड करने के लिए हम लोग अब बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे, और इसमें बाउंड्री कंडीशंस क्या बनेंगी अगर मैं बता दूं तो x = 0 पे y भी 0 होगा, मूवमेंट भी 0 होगा क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट था, और x = 9 पे यहाँ पे भी y 0 होगा और m भी 0 होगा। तो अगर मैं इसको लिख के दिखाऊँ किस तरह कहना चाह रहा हूँ मैं, तो x 0 पे y भी 0 है, m भी 0 है, जो सपोर्ट है, और दूसरा सपोर्ट कहाँ पे x 9 पर है, तो यहाँ पे भी y 0 होगा, m 0 होगा। जहाँ पे सपोर्ट होगा ना वहाँ से x की वैल्यू फाइंड करना, और ये दोनों 0 हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, हमें x की वैल्यू और y की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करना है। पहले x = 0 पे y = 0 पुट करेंगे, एक कांस्टेंट आ जाएगा इस इक्वेशन से, दोबारा x 9 y 0 इस इक्वेशन में पुट करेंगे, दूसरा कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक, सबसे पहले हम लोग x = 0 y = 0 इस इक्वेशन में पुट करते हैं और देखते हैं हमारी इक्वेशन किस तरह बनती है। ठीक है, तो आए पुट करते हैं। सबसे पहले ई आई तो ऐसे ही रह गया, और x y कहते हैं यहाँ पे 0, भी हम पहले इसको ले रहे हैं, तो y 0 आ गया, -0.3 ये अपने पास लिख लेना। सही, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग, और जब मैं वाली इक्वेशन बना रहा हूँ तो इस इक्वेशन को देखते हुए
ये चीज़ देखते हैं। तो ये बन जाएगा हमारे पास 12/6 x माइनस का 0 क्यूब माइनस 1/350 x माइनस का 0 5 प्लस 1/30 x माइनस 9 माइनस 4। तो इक्वेशन लिख दी हमने, y की जगह y की वैल्यू 0 पुट करी और c1 x था तो x की वैल्यू 0 पुट कर दी। सही है। अब इन फंक्शंस को हम लोग किस तरह क्लोज करेंगे और किस तरह करेंगे, जो मैं आपको स्टार्टिंग में बिल्कुल बता रहा था ना कि मैक्रोस फंक्शन के हम लोग ये फंक्शंस बनाते हैं और एक एक सेक्शन के लिए फाइंड करते हैं, तो इस तरह होता है। और उसमें x की वैल्यू a के बराबर होगी या फिर x की वैल्यू a से छोटी हो जाएगी तो पूरी टर्म 0 हो जाती है, जिसकी प्रॉपर्टी है। सही है। तो x है, अभी x 0 ले रहे हैं, तो x 0 लोगे तो इसका मतलब ये x था और यहाँ पे क्या था a था, ये वाली टर्म a होती है। a क्या है 0 है, x क्या है 0, तो a x के बराबर हो गया, ये पूरी टर्म 0 हो गई। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे क्या है a 0 है और x क्या है वो भी 0 है, x इक्वल टू a हो गया, ये टर्म भी पूरी 0 हो गई। यहाँ पे भी यहाँ पे a 9 है और x 0 है, तो x a से छोटा नहीं हो सकता, तो ये भी 0 हो गई, ये भी 0 हो गई, ये भी 0 हो गई। यहाँ पे a बड़ा था x से, x बड़ा होना चाहिए a से, अगर उल्टा हो गया तो फिर 0 हो जाते हैं। यहाँ पे x था ही 0 तो ये भी 0, तो यहाँ पे भी 0 था तो इससे मल्टीप्लाई होने के बाद ये भी 0 हो गया, तो C2 क्या बना, हमारे पास 0 बन गया। पहली बाउंड्री कंडीशन से C2 0 हो गया। अब दूसरी बाउंड्री कंडीशन दोबारा सेम इक्वेशन पे लगाएंगे और अब हम सॉल्व करते हैं। तो अब हमें क्या करना है था, सेकंड बाउंड्री कंडीशन दोबारा सेम इक्वेशन पे लगाएंगे, x = 9 और y = 0। इक्वेशन कौन सी, जिसमें हम लोग y तक पहुँच चुके हैं। y की वैल्यू 0 हुई तो पूरा 0 हो गया, ये टर्म 0 हो गई। अच्छा x हमारे पास अब 9 है, सही है ना, बाउंड्री कंडीशन के अकॉर्डिंग x 9 है। तो यहाँ पे अगर मैं x का 9 पुट करूँ और यहाँ पे 0, तो x a से बड़ा आ रहा है तो ये 0 नहीं होगी। यहाँ पे भी अगर हम देखें तो x 9 है और a क्या है 0 है, x बड़ा आ रहा है तो ये भी 0 नहीं होगी। तो अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे x 9 है, a भी 9 है, तो x = a हो गया, या फिर x a से छोटा हो गया तो जब 0 हो जाता है, ये भी 0, ये भी 0, क्योंकि यहाँ पे x जो है 9 के बराबर हो गया था, a के बराबर हो गया था। सही है। C2 हमने फाइंड कर लिया ऊपर, जो कि 0 ही था, और C1 9 तो मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो 9 C1 बराबर हो गया, दोनों नेगेटिव से वहाँ जाके पॉजिटिव हो गए, ये हो गया 0.3 / 6 x³ प्लस 1/1350 x⁵5। सही है। अब इसको हम आगे किस तरह सॉल्व करेंगे। अच्छा, ये तो हमने कर दिया। अब यहाँ पे मसला क्या आ रहा है, x की जगह हम लोग 9 पुट करेंगे, x की जगह 9 पुट करेंगे और जो भी वैल्यू आएगी C1 की वो हम फाइंड कर लेंगे, जो कि आएगी 8.9। ठीक है। x की वैल्यू की जगह 9 पुट कर देंगे और जो वैल्यू आएगी C1 की वो हम लोग ले लेंगे। C1 C2 आ गए, जो कि मेन कंसर्न्स है हमारे। अब हम लोग उसको पुरानी वाली इक्वेशन में डाल देंगे दोबारा। सो C1 और C2 की वैल्यू पुट करने के बाद फाइनल इक्वेशन हमारे पास ये हो गई। तो ये तो एक हमारा आंसर बन गया, ये इसकी इक्वेशन बना दी y के लिए। अब हमें एट अबाउट C हमें y की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो C के अबाउट x की वैल्यू क्या थी, 18 थी ना। 18 कैसे थी, ये रहा C, 9 + 9 18, x की वैल्यू 18 थी, तो x की जगह हर जगह 18 आ जाएगा। y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो बस यहाँ पे e और y रहेगा। अच्छा, मसला ये है कि e की वैल्यू दी हुई है आपका 1.6 एक्सपोनेंट माइनस KSI मतलब पर स्क्वायर इंच, पर यहाँ पे जितनी भी चीज़ें आ रही हैं फिट के अंदर आ रही हैं, तो इसको आप पहले फिट में कन्वर्ट कर लें, और फिट में कन्वर्ट करने के बाद जो आंसर आएगा आपका वो आएगा 230.4 एक्सपोनेंट 3 के पर फीट स्क्वायर। इसको बस इसमें कर लीजिएगा। सही है। और आई क्या था आपके पास, आई आपको इस तरह गिवन था 12 और 6। सही है ना। अच्छा, मूवमेंट जो होता है क्या कहते हैं उसको, न्यूट्रल एक्सिस जो होता है उसके अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया लेते हैं। न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट होता है एक्स के, तो इसके लिए जो फॉर्मूला बनेगा वो 1/12। तो जिसके अबाउट ले रहे होते हैं उसका ऑपोजिट वाले का क्यूब आ जाता है, तो उसका 12 क्यूब आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 6, यहाँ पे 6 है। सही, तो ये गया। और यहाँ पे आपका क्वेश्चन कुछ बन जाएगा 864 इंच का स्क्वायर, क्योंकि ये डायमेंशन इंच में थी तो ये इंच का स्क्वायर। इसको आप फिट में कन्वर्ट कर लें, जो ये हो जाएगा 1/24 फिट का स्क्वायर। अब ये भी फिट में आ गया, ये भी फिट में आ गया। इन दोनों को आप यहाँ पुट करें, एक्स की जगह 18 पुट करें और वाई की वैल्यू निकाल लें, और वाई की वैल्यू आपके पास आ जाएगी वो ये माइनस का 0.036 फिट। इसको
इसको इंच में कन्वर्ट कर लें, और अगर माइनस हटाना चाह रहे हैं तो ये इस तरह साइन डाल दें और 0.765 इंच कर लें। तो इस तरह हमारे पास आंसर आ जाएगा। बाकी जो भी चीज़ें हों आप पूछ सकते हैं कमेंट में, और पॉसिबल होता है मैं बता दूँगा। बाकी सजेस्टेड के अंदर जो मैंने PDF बनाई है उसके अंदर भी सारी चीज़ें